तो ये बताओ, ये लास्ट क्लास में क्या बता दिया था? इंजाइम्स बता दिया था, वेक्टर बता रहे थे, प्लाज्मिड बताना था ना? ठीक है, देखो। यस, प्लाज्मिड में इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, ये बता दिया था आपको, है ना? ठीक है। और ये बता दिया था कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना? और ये बता दिया था कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। प्लाज्मिड का नंबर एक बैक्टीरिया में एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है ना? मल्टीपल कॉपी इसके हो सकते हैं, ठीक है ना? मल्टीपल कॉपी इसके हो सकते हैं। वेक्टर एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है एक ही बैक्टीरिया के अंदर। और इस प्लाज्मिड में कुछ वाइटल जीन्स होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया काफी अच्छे से सर्वाइव करता है। जैसे मैंने बताया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन्स होते हैं, पिली फैक्टर्स वाले जीन्स होते हैं, टॉक्सिन सिंथेसिस वाले जीन्स होते हैं। इतना मैंने बता दिया था आपको, है ना? अब देखो, ये याद रखिएगा, प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, देखो, इकोलाई naturally lack few antibiotic resistance gene like, देखो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। सर इसी को केनामाइसिन लिखा गया है, केनामाइसिन भी लिखा हुआ है, देखो। आप एक बार एनसीईआरटी में देखिए, ये लिखा हुआ है कि नेचुरली जो होते हैं कुछ इकोलाई के जो प्लाज्मिड होते हैं उनके ऊपर इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? ये एनसीईआरटी में देखना, शायद लिखा हुआ है ये चीज। तो देखो, तो एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, देखो, एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, देखो, जिसका नाम है PBr322। इस प्लाज्मिड को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, देखिए, इस प्लाज्मिड में कुछ इस तरह के जीन्स डाल दिए गए हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं था। ये सेमी मतलब मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, ये देखो, इसमें क्या हुआ, देखो, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाल दिया हमने, MR। इसमें देखो टेट आर का रेजिस्टेंस डाल दिया, देखो इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये जीन इसमें था नहीं, इसमें डाला गया है। नेचुरली मैं क्या कह रहा हूं कि इकोलाई के प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं होता, जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ गया? और अब डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, आप देखोगे कई सारे एंजाइम्स के नाम लिखे गए हैं। एंजाइम्स यहाँ भी कट करता है, यहाँ भी कट करता है, कुछ एंजाइम यहाँ कट करता है, कुछ एंजाइम यहाँ कट करता है, कुछ एंजाइम, देखो एक और लिखा होगा, रॉप लिखा होता है, ROP लिखा हुआ है, देखो ROP।
लिखा हुआ है ना। और भी ये देखो ओराई भी लिखा हुआ है, देखो ओराई का साइट भी लिखा हुआ है, ओ आर आई लिखा हुआ है, देखो ओ आर आई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं, देखो इसको। तो ये एक सेमी मॉडिफाइड, और देखो कई सारे मतलब इसमें एंजाइम्स के कट होने के मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसके अंदर होते हैं, एमसीएस कहते हैं, देखो ऐसा लिखा जाता है, देखो यहाँ देखिए। देखो ये जो पीवीआर वर्ड यूज किया गया है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ओलिवर एंड रॉड्रिगेज कहते हैं। इसने इस प्लाज्मिड को सिंथेसाइज किया था। तो एम्पिसिलिन क्या है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि एम्पिसिलिन कोई चॉकलेट है क्या? अरे एंटीबायोटिक होता है एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, जहां लगा हुआ है सिलिन वर्ड लगा हुआ है, वो सब क्या होता है बताओ? सारे के सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल। और ये रेजिस्टेंस जीन है इसके अंदर जो डाला गया है, इसमें था नहीं। ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड है इकोलाई का। ये इकोलाई का रेप्लिकेशन कहते हैं, ये जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, वो यहां से बनता है, ये वो जीन्स होते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है, इसमें मिलता है एमसीएस, इट कंटेन्स एमसीएस, जिसको मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहते हैं। एमसीएस का मतलब क्या है, देखो मेनी यूनिक restriction site is present in a single plasmid। देखो कट यहां भी लगता है, कट यहां भी लगता है, कट यहां भी लगता है, कई जगह पे अलग अलग एंजाइम से कट हो सकता है। इसे कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहते हैं, देखो इसको एमसीएस कहा जाता है। सेकंड देखो, ओराई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहा जाता है। किसी चीज को ऐड कर दीजिए तो अपने आप रेप्लिकेट करेगा। देखो उसका ओराई का जो यूज है वो क्या है, देखो ओराई में क्या, देखो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि दिस इज, लिखो ओराई के बारे में, दिस इज ए सीक्वेंस, लिखिए ओराई के बारे में, ओ आर आई, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication starts, this is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA, and any piece of DNA, and any piece of DNA when linked to this, when linked to this sequence, when linked to this sequence, can be made to replicate, linked to this sequence can be made to replicate within the host cell, विद इन द होस्ट सेल। मतलब कोई पीस अगर डीएनए को यहाँ पे जोड़ देंगे ना, तो रेप्लिकेट करता है इसके साथ साथ। समझ में आ गया?
can be made to replicate within the host cell. समझ में आ गया? और देखो कहते हैं इसमें जब अटैच करेंगे ना तो आप कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। लिख लो, देखिए आफ्टर अटैचमेंट this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. एक टर्म देखो मैं यूज कर रहा हूं, कॉपी नंबर कहते हैं ऑफ लिंक्ड डीएनए कहा जाता है। कॉपी नंबर क्या है देखो, तो यहां देखिए क्या होता है। देखो कॉपी नंबर क्या कहते हैं, जैसे जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड कहते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रिंजेंट टाइप कहते हैं, और एक रिलैक्स्ड कॉपी नंबर कहा जाता है। स्ट्रिंजेंट टाइप में देखो नंबर ऑफ प्लाज्मिड एक या दो हो सकता है मैक्सिमम, इसमें ज्यादा कॉपी नहीं बनता उसका। अब ठीक है बच्चों, अब ब्राइटनेस ठीक हो गया? चलिए ठीक है। देखो तो याद रखना कॉपी नंबर जो होता है, जैसे कहते हैं प्लाज्मिड दो तरह का है, एक स्ट्रिंजेंट टाइप कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्लाज्मिड एक या दो होता है मैक्सिमम, एक रिलैक्स कॉपी नंबर कहते हैं जिसमें मल्टीपल प्लाज्मिड हो सकते हैं, और उसको कंट्रोल करता है ये वाला ओराई का जो साइट होता है। स्ट्रिंजेंट टाइप नंबर ऑफ प्लाज्मिड, मतलब ये क्लोनिंग के लिए अच्छा नहीं होगा ना, अगर आपका एक दो प्लाज्मिड ही बनेगा तो उसे बहुत ज्यादा क्लोनिंग तो होगा नहीं। लेकिन जो रिलैक्स कॉपी नंबर कहते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो होता है वो एक से ज्यादा, बहुत मल्टीपल कॉपी होते हैं इसमें। तो रिलैक्स कॉपी नंबर का नंबर मतलब क्या हो, देखो मेनी plasmids are present and hence it is good for cloning purpose। अगर आप अपने डीएनए का क्लोन करना चाहते हैं, इन विवो क्लोनिंग कहते हैं इसको, तो आपका जितना प्लाज्मिड बनेगा, हर प्लाज्मिड में अगर आपका वो डीएनए अवेलेबल है, बाहर वाला डीएनए जो होता है, उतना ज्यादा आपका क्लोनिंग भी होगा उसका। तो क्लोनिंग होने के लिए रिलैक्स कॉपी नंबर जरूरी होता है। जितने प्लाज्मिड होंगे, हर प्लाज्मिड आपका डीएनए है, तो जितना प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, हर प्लाज्मिड में आपका डिजायर्ड डीएनए भी डिवाइड करेगा। तो इन विवो क्लोनिंग कहते हैं। देखो ये जो रिलैक्स कॉपी नंबर होता है, ये यूज होता है किसके लिए बताओ? इन विवो क्लोनिंग के लिए। समझ में आ गया बच्चों? इन विवो क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। और देखो ये याद रखिएगा कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट होने के बावजूद भी, देखो मैंने क्या बताया था कि एक प्लाज्मिड में मल्टीपल साइट होते हैं, लेकिन उन सबका एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट है। एक एंजाइम एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं लगाएगा, अदरवाइज आपका टास्क पूरा नहीं हो सकता। ऑल्दो अ प्लाज्मिड कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट, देखो इस पॉइंट को देखिए, ऑल्दो अ प्लाज्मिड कंटेन्स
ये इसी के बारे में बता रहा हूं आपको। प्लाज्मिड contains multiple cloning site, but one restriction enzyme can cut at a single restriction site कहते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जहां पर प्लाज्मिड का नंबर ज्यादा नहीं बन सकता, 1 या 2 प्लाज्मिड होता है केवल वहां पर। समझ में आ गया? स्ट्रिंजेंट मीन्स नंबर ऑफ प्लाज्मिड इज 1 और 2 ओनली, इससे ज्यादा प्लाज्मिड नहीं बनता वहां पर, बट इससे हमारा टास्क पूरा नहीं होगा। ये समझ में आ गया? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये समझ में आया कि प्लाज्मिड कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट बट वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कट एट अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर मान लो एक से ज्यादा जगह कट लग जाएगा तब तो मल्टीपल आपके वो प्लाज्मिड ही कट जाएगा, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है फिर। और आप देखिए आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है पीबीआर 322 का, वहां पर देखो कितने सारे एंजाइम्स के नाम लिखे गए हैं, अलग अलग जगह पे वो कट लगाता है, बट एक एंजाइम एक ही जगह कट लगा रहा है। देखिए हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में पीबीआर 322 का आप डायग्राम देखिए, और वो जो नाम लिखा हुआ है एच, देखो क्या क्या नाम लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, इकोलाई R1, इकोलाई R2, BAM1, है ना, HIND2, HIND3, ये जो नाम लिखे गए हैं ये सब एक ही जगह कट लगा रहा है। देखो, और मैंने कहा था ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ यूनिक, क्या होता है बताओ, उन सबका एक यूनिक क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट होता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद कट लगाता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? और देखो ये जो आरोपी लिखा हुआ, देखो आरोपी, ये जीन होता है, देखो इट synthesizes, देखो it synthesize proteins required for replication। जो रॉप होता है ना, रेप्लिकेशन कहते हैं, ये रिक्वायर्ड वो प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाँ जी, पेज नंबर 199 एनसीईआरटी को, वहां पे डायग्राम देखिए एक बार आप। समझ में आ गया बच्चों? रॉप लिख लिया आप लोगों ने, रॉप के बारे में? ठीक है, तो इसको मिटाऊं पहले। अब देखो एक और इसमें होता है, यूज करते हैं, प्लाज्मिड ऑल्सो कंटेन्स, प्लाज्मिड ऑल्सो कंटेन्स selectable markers to identify the transforming and non-transformant। और ये सिलेक्टेबल मार्कर्स है, देखो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, यूजुअली ये सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं, ये
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहते हैं इसको। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। पीबीआर 322 में इसे यूज करते हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब देखो इसका पूरा मतलब क्या है, समझो पहले आप इसको। देखो मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, समझिए इसको आप। देखो अब जैसे मान लो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था, टारगेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, insert must be added into the tetracycline resistance gene site। मतलब आप ये चाहते हैं, देखो हमारा टास्क यहां पर ये है, ये हमारे पास मान लो एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ये हमारा एम्प आर है, और यहां लिखो लिखा हुआ है टेट आर। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंसर्ट है, हमारा जो इंसर्ट है, देखो ये हमारा इंसर्ट है, ये इंसर्ट यहां पहुंच जाए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर। समझ में आ रहा है, ये टारगेट है हमारा, ये हम करना चाहते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? हमारा टारगेट क्या है बताओ, कि आपका जो रेजिस्टेंस जीन का जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर इंसर्ट जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो देखिए। देखो तो आप क्या करते हो, पहले देखो हमने क्या किया, देखिए जैसे मान लो आपने कई सारे, देखो हमने कई सारे पीवीआर 322 देखो, अब देखो यहां पर क्या किया गया है, ये मान लो एक होस्ट सेल है, these are the host सेल, और इसको हमने इंक्यूबेट किया है, इसको हमने देखो ये मान लो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड है, देखो पीबीआर 322, और ये प्लाज्मिड जो है देखो विथ इंसर्ट भी है, हमें पता नहीं है विथ इंसर्ट है और विदाउट इंसर्ट भी है। ये सब देखो रेंडमली होता है। देखो ये जो पीबीआर 322 है, हमें पता नहीं है कि इसमें कितने में इंसर्ट है या कितने में इंसर्ट नहीं है। प्लाज्मिड जो है आपके पास, उस प्लाज्मिड में विथ इंसर्ट भी है, विदाउट इंसर्ट भी है, बट वी डोंट नो कि किस में प्लाज्मिड में इंसर्ट है और किस में इंसर्ट नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो हमें क्या करना है, अब ये हमने पहले देखो इसे कहते हैं इंक्यूबेट किया है, इंक्यूबेशन कहते हैं, इंक्यूबेशन ऑफ प्लाज्मिड्स एंड होस्ट सेल्स। इंक्यूबेट करो, साथ में रखो इसको दोनों को पहले, और उसके बाद क्या करना है देखो। अब आप ये बताओ, दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये यहां पर आएगा
या तो ये यहां पर पहुंचेगा या ये यहां ये नहीं पहुंचेगा, दो चीज हो सकती ना। या तो ये होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, दोनों चीजें सकती है ना। आपने इंक्यूबेट किया है, हमें पता नहीं है कि होस्ट सेल में हमारा प्लाज्मिड गया है या नहीं गया है। तो क्या करना है, देखिए अब यहां पर देखो, आप क्या करो, अब आप यहां पर एक, इसे कहते हैं एम्पीसिलीन मीडियम में इसको रख दीजिए आप, मीडियम न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मतलब आपने खाने में एम्पीसिलीन मिला दिया है, बैक्टीरिया के खाने में, और इसमें आपने डाला क्या, होस्ट सेल। देखो देखो, ये मान लो हमारा इकोलाई है, होस्ट सेल हमारा ये। अब क्या होगा, देखो अगर मान लो इसमें आपका प्लाज्मिड चला गया है, इसमें हमारा प्लाज्मिड चला गया है और इसमें प्लाज्मिड नहीं गया है, तो क्या होगा, मान लो हमने 3 बनाया, 1 2 3, तो इसका देखो अब ये दूसरा टास्क था इसमें यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 और 2 जो होगा विल ग्रो इन एम्पीसिलिन मीडियम, लेकिन जो थर्ड होगा, थर्ड विल नॉट ग्रो इन एम्पीसिलिन मीडियम कहते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट सेकंड में प्लाज्मिड चला गया है, और वो प्लाज्मिड आप जानते हैं कि उस प्लाज्मिड में एम्प आर भी है। देखो प्लाज्मिड तो कह रहा है ना, इस प्लाज्मिड में देखो, इस प्लाज्मिड में आपको पता है एम्प आर भी है और यहाँ पे टेट आर भी है। तो नेचुरल प्लाज्मिड में तो ये होता ही नहीं है। तो जिस होस्ट सेल में वो प्लाज्मिड जाएगा, उसमें एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा बताओ, वहां पर डिवाइड करेगा। और जहां पे वो प्लाज्मिड गया ही नहीं है, वो बैक्टीरिया वहां पे डिवाइड नहीं करेगा, वो प्लाज्मिड वहां पे ग्रो नहीं कर सकता, वो बैक्टीरिया वहां मर जाएगा ना, क्योंकि इस बैक्टीरिया में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं कर सकता ना। तो मुझे बताओ, इसमें 1 और 2 क्या है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और थर्ड क्या हो गया बताओ, इसे कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको? बहुत जरूरी है समझना इसको, जिसको दिक्कत है समझ लो पहले। इज दैट क्लियर? यहां तक ये सबको क्लियर हो गया ना? जिस इकोलाई में देखो, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एम आर बी है, टेट आर बी। हमारा टास्क है कि टेट आर में इंसर्ट जाना चाहिए, वो बाद में देखेंगे। पहले में ये देखना है कि आपके होस्ट सेल में प्लाज्मिड गया या नहीं गया। क्योंकि नेचुरल इकोलाई के, आपको पता है कि नेचुरल इकोलाई के प्लाज्मिड में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, पीबीआर में तो डाला जाता है ना। तो देखो आपने क्या किया, एक कंटेनर में आपने एम्पीसिलिन के साथ खाने का चीज रखा है बैक्टीरिया के लिए, और इसमें आपने कई होस्ट सेल डाल दिए इंक्यूबेट करने के बाद। तो आपने क्या देखा, इसमें जो 1 और 2 है, ये वाला जो आपका होस्ट सेल है, ये डिवाइड कर रहा है, मतलब एम्पीसिलिन उस पर असर नहीं कर रहा। और थर्ड जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब वो उसमें आपका होस्ट सेल वो है जिसमें आपका प्लाज्मिड गया ही नहीं। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम थर्ड को यहां से रिमूव कर देंगे। अब हमें मतलब है 1 और 2 से। समझ में आया सबको? समझ में आ गया सबको?
हमें अब थर्ड से मतलब नहीं है। हमने पहले ये देख लिया कि हमारे पास कौन सा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेंट है। तो एम्पिसिलिन मीडियम को यूज करके एक लाइन यूज कर लिख लीजिएगा आप यहां पर, लिख लो, लिखिए यूज ऑफ एम्प-आर जीन is used to identify transformant from non-transformant। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए, अब देखो, अब करना क्या, देखो अब आप क्या करो, ये फिर लिया मैं, देखो एम्पिसिलिन रिच न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं इसको, और इसमें हमने क्या किया, देखो इसका मल्टीपल सा हमने देखो बना लिया कॉपी, जिसमें एम्प-आर टेट-आर होता है। देखो इसका बनाएंगे क्लोन, क्लोनिंग कहता है। मतलब अब कई सारे इसी तरह का होस्टल बनेगा, देखो बहुत सारा बनेगा होस्टल, देखो इसमें कई सारे होस्टल बनेंगे, और हर होस्टल में देखो वो ट्रांसफॉर्मेंट अवेलेबल होगा, देखिए जिसमें एम्प-आर भी होगा, टेट-आर भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड टास्क हमने लिया, या नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने क्लोनिंग किया, क्लोनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट इन एम्प-आर मीडियम। पहले हमने ट्रांसफॉर्मेंट अलग कर लिया, अब उसका हमने क्या क्या कर लिया बताओ, एक क्लोन, क्लोनिंग कहते हैं इसको। सब के सब डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहां पर। अब क्या करना है, देखो आपको, देखिए अब आप क्या करो, एक दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हो रहा है, देखिए ये अलग अलग हमने अब देखो टेस्ट टेस्ट लिया है। अब इसको हमने दे दिया कॉलोनी 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और सबके सब ये एम्पिसिलिन वाले ही मीडियम है, देखो सबके सब इसी मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। और आप ये जो आपका क्लोन तैयार हुआ है, एक क्लोन को यहां डाल दो, एक को यहां डालो, एक को यहां डाल दो, और एक को यहां डाल दो, ये देखिए। और सबको अलाउ करो डिवाइड करने के लिए, सब में आपका ये ट्रांसफॉर्मेंट है, देखो सबकी अपनी कॉलोनी बनेगी, देखिए अब यहाँ पर सब अपना नंबर बनाएगा, देखो यहाँ पर ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखिए नेक्स्ट टास्क क्या है, देखो यहाँ पर अब आप क्या करो, इसके ऊपर देखिए ऐसे, इसके ऊपर आप एक देखो
एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर आता है, वो उसको दबा दो। देखिए ये एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर आता है, ये इसको प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या देखिए यहां पर, एक दूसरे मीडियम में आप क्या करो, देखो ये एक टेट्रासाइक्लिन रिच न्यूट्रिएंट मीडियम है। इस पेपर को पहले आप प्रेस कीजिए और इस पेपर को यहां डाल दो, इसके ऊपर देखो। और कोशिश ये करना है कि हर क्लोन का एक बैक्टीरिया कम से कम यहां पहुंच जाए। देखो हर 1 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया और 4 से आ गया। देखिए हर क्लोन का, इसका देखो, इसका 1 यहाँ है, इसका 2 यहाँ, इसका 3rd यहाँ, इसका 4th यहाँ है। तो आपने क्या देखा, देखिए सब में, देखिए सबके सब तो ट्रांसफॉर्मेंट है ना, सबके सब ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन हमने क्या देखा कि इसमें, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, मान लो ऐसा देखा जाता है कि 1 ये डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, और ये डिवाइड कर रहा। अब मुझे बताओ, सेकंड और थर्ड डिवाइड क्यों नहीं कर रहा? सेकंड और थर्ड डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें इंसर्ट जो है, वो बताओ इंसर्ट यहां पे है कि नहीं? हाँ, अब देखो सेकंड थर्ड में डिवाइड नहीं करने का मतलब वहां पे वो जीन बेकार हो गया है, वहां इंसर्ट है। देखो सेकंड थर्ड होने का मतलब, देखो क्या कह रहा हूं, देखो 1 और 2 डिवाइड कर रहा है, इट मींस 1 और 4 ना, सॉरी 1 और 4 डिवाइड कर, इट मींस insert is not present। अगर इंसर्ट होता तब तो जीन बेकार हो जाएगा ना। अगर इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन में चला जाएगा तो वो तो टेट्रासाइक्लिन में डालते ही मर जाएगा फिर वो। और थर्ड एंड फोर्थ डिवाइड कर रहा है, देखो सॉरी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या बताओ? इंसर्ट कहते हैं इसमें इज प्रेजेंट एट टेट आर रेजिस्टेंस जीन। मतलब ये देखो, जो सेकंड और थर्ड है ये एक रिकॉम्बिनेंट है, ये एक रिकॉम्बिनेंट है, और जो 1 और 4 है वो एक, क्या बताओ, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मतलब ये है, देखो इस कॉलोनी में, सेकंड कॉलोनी में, थर्ड कॉलोनी में जो होस्ट सेल प्रेजेंट है, वो होस्ट सेल आपका ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। 1 और 4 में ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो सेकंड थर्ड रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट है। देखो पहले ट्रांसफॉर्मेंट है फिर रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन 1 और 4 चूंकि वो डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको वहां इंसर्ट गया ही नहीं है। मतलब जो 1 और 4 है वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन वो क्या है बताओ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आया सबको? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है?
तो 2 रेजिस्टेंस जीन का फायदा समझ में आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो, हमने पहले क्लोन तैयार कर लिया इसका सबका, यहां से एक पेपर डालो, दबा दो पेपर, ये वाला पेपर दबा दो, ताकि हर कॉलोनी का एक एक बैक्टीरिया उससे चिपक जाए वहां से, ठीक है। उसके बाद आपने एक दूसरे, देखो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, देखो यहां पर इसमें क्या रखा है आपने, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, देखो ये जीन रिच मीडियम है, ये इस मीडियम में एम्पिसिलिन नहीं है, इस मीडियम में क्या बताओ, टेट्रासाइक्लिन है। और इस पेपर को ऐसे इससे उठा के यहां डाल दो, ताकि हर कॉलोनी का एक एक बैक्टीरिया वहां पहुंच जाए, ठीक है ना। ऐसा कर दिया आपने। इसके बाद आपने क्या देखा कि इसमें जो 1 था, देखो जो ये 1 यहां से आया, देखो इस जगह से आया, ये 1 यहां आया, ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, ये बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, ये डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कैसे करेगा बताओ। डिवाइड करने का मतलब यही हुआ ना कि आपका ये जो, देखो देखो मान लो ये टेट आर जीन है, और इसमें अगर आपका इंसर्ट होता तो ये जीन तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया ना फिर। और अगर मान लो ऐसा होता, इसमें इंसर्ट गया ही नहीं, अगर मान लो ये टेट आर है, मान लो टेट आर है और इनसे इसमें इंसर्ट नहीं है, तो ये जीन क्या होगा बताओ, ये जीन एक्टिव होगा। तो विदाउट इंसर्ट तो टेट आर एक्टिव होगा ना, लेकिन अगर इंसर्ट चला गया वहां पर, वो जीन काम नहीं करेगा आपका, वो इनएक्टिव हो जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जो इंसर्ट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में चला जाए। तो जो बैक्टीरिया डिवाइड ना करे, मतलब उसमें वो जीन गया है, लेकिन वो बैक्टीरिया आया कहां से, वो बैक्टीरिया आया देखो कहां से बताओ, सेकंड और थर्ड से। तो इस कॉलोनी का जो बैक्टीरिया अवेलेबल है आपके पास पहले से, सेकंड थर्ड में वो बैक्टीरिया है जो ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। 1 और 4 में वो बैक्टीरिया है जो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, लेकिन वो क्या है बताओ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यस, जो डिवाइड ना करे मतलब उसमें जीन गया है, सही पकड़ा आपने। जो डिवाइड ना करे मतलब उसमें जीन गया है, बिल्कुल सही। ये तो खुद ही समझना पड़ेगा आपको ना कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अगर काम नहीं करेगा, और आपने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ इसमें, देखो यहाँ पर, तो उस एंटीबायोटिक में तो मर जाएगा बैक्टीरिया ना। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। अब आपके पास एनसीईआरटी का अब आपके पास एनसीईआरटी का जो बुक है, जहां पर पीबीआर 322 लिखा हुआ है, उसका जो लास्ट 5 उस पैराग्राफ का जो 5-6 लाइन है वो पढ़िए, सभी पढ़िए पहले आप, और एक बार पढ़ के बताओ वो समझ में आया कि नहीं आया। मैं 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। रीड दैट पैराग्राफ, जहां पीबीआर 322 का डायग्राम बना हुआ है, उसके बगल का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पढ़िए आप, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे जाते हैं। Read that paragraph and then I will move. इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना, इसी को इवन लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये ये मैंने पहले भी बताया था आपको एक्सपेरिमेंट। यस बिल्कुल,
रेप्लिका देखो, रेप्लिका यहां है आपका, इसका रेप्लिका यहां पहुंचाया आपने। तो हमारे पास रिजर्व में ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है ना, हमें पता है कि ये जो कॉलोनी है देखो बैक्टीरिया का, ये वो कॉलोनी है जिसमें सबके सब बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। तो आपका टास्क यहां से जो आप करना चाहते थे वो बैक्टीरिया आपको इस जगह मिलेगा, सेकेंड और थर्ड में। हमें इसकी जरूरत नहीं है, 1 और 4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 4 में हमारा रिकॉम्बिनेंट वो बना ही नहीं है। समझ में आ गया सबको? एनसीईआरटी पढ़िए एक बार ध्यान से। रेप्लिका प्लेटिंग, प्लेटिंग, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया सबको? उस एनसीईआरटी का सबको लाइन समझ में आ गया? दीप सिमरनजीत सिंह, डिड यू गेट माय पॉइंट? हाजी मिस्टर हर्षद विरमानी साहब, समझ में आ गया वो लाइन क्या लिखा हुआ है? दैट पैराग्राफ इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। तो जब तक डायग्राम से नहीं जाओगे ना तो वो लाइन बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है फिर। तो ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब बताओ, हमने 2 एंटीबायोटिक क्यों यूज किया, 2 रेजिस्टेंस जिन क्यों यूज किया? एक यूज किया ये पता करने के लिए कि पहले ट्रांसफॉर्मेंट को हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है ना? और दूसरा हमने यूज किया है इसलिए कि हमें रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करना है। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो सबके सब रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ये समझ में आ गया ना? हर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नहीं होता। ये समझ में आ गया? हर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नहीं है। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट भी और रिकॉम्बिनेंट भी। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 रेजिस्टेंस जीन को यूज किया है। एक चीज याद रखना, सिलेक्टेबल मार्कर्स का जो मेन यूज होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है? तो पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में जो क्लोनिंग साइट था, देखो जो क्लोनिंग साइट था वो किसके पास था बताओ? वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास था। तो लिख लो इन दिस एक्सपेरिमेंट, लिख लो इन दिस एक्सपेरिमेंट, in this experiment cloning site was present in this experiment cloning site was present in tetracycline resistance gene and the enzyme used for restriction is क्या होगा? देख क्या बताओ डायग्राम। and the enzyme used for restriction is dash dash dash। कौन सा एंजाइम यूज किया गया था वहां पे इंसर्ट डालने के लिए? See the diagram of NCERT and tell me the answer। BAM-H1, yes, एंजाइम का नाम था BAM-H1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये बता दिया मैंने आपको PBR 322 के बारे में। अब मैं एक और प्लाजिम बता रहा हूं आपको, ये मिटाऊं इसको अब। सबके अब ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? ओके, दैट्स बेटर। अब देखो, एक दूसरा प्लाज्मिड है,
इसका नाम है पीयूसी, पीयूसी 7 कहते हैं, पुक 7। ये यूसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया होता है, वहां ये डिस्कवर किया गया था, वहां ये डेवलप किया गया था पीयूसी। ये भी एक काफी यूजफुल वेक्टर है, देखो, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई चक्कर ही नहीं होता। ये क्या है देखो, देखिए, जैसे मान लो, देखो, ये एक इकोलाई है, देखो, इकोलाई में देखिए आप, देखो, ये प्लाज्मिड है इसका, और ये मान लो इसका मेन जीनोम है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चरल जीन है, देखो, इसको कहते हैं ZYA, ZYA। ये जो ZYA होता है, ये इन्वॉल्व होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, पढ़ा होगा आपने। स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, देखो इसको, इसे कहते हैं क्या, इसे स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। ये अलग अलग एंजाइम कोड करता है, Z कोड फॉर E1, Y कोड फॉर E2 एंड A कोड फॉर E3। बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है ना। E1 जो होता है, Z कोड फॉर, पढ़ा होगा ना, Z कोड फॉर विच एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y कोड फॉर परमिएज, पक्का ना, गलत मत बता देना। और A कोड फॉर ट्रांसस्टाइलेज, ठीक है, ट्रांसस्टाइलेज कहते हैं। चलिए ठीक है, ये पता आपको, ये पढ़ा होगा आपने लैक्टोज अप्रोन में, लैक अप्रोन में पढ़ा ना आप लोगों ने। तो ये ZYA, ये तीनों एंजाइम जरूरी होता है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखिए, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ये तीनों एंजाइम की जरूरत होती है सीक्वेंस में। जैसे मान लो, देखो, अगर आपने इस पूरे सिस्टम को, देखिए, आपने इस पूरे सिस्टम को डाल दिया, इसमें डाला आपने लैक्टोज डाल दिया, देखो, हमने क्या डाला बताओ, एक कंटेनर में लैक्टोज डाला है और ये बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है ना। तो देखो, इस लैक्टोज में जब एंजाइम E1, E2 और E3, ये तीनों एंजाइम काम करेगा, तो यहां बनता है लैक्टोज का एंड प्रोडक्ट, कहते हैं, देखो, क्या कहते हैं इसको, एंड प्रोडक्ट कहते हैं, देखो इसको। क्योंकि तीनों एंजाइम बनेगा, देखो यहां पर E1 भी बनेगा, E2 भी बनेगा, E3 भी बनेगा, तो लैक्टोज मेटाबोलाइज होगा और क्या बनेगा, उसका एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और इस एंड प्रोडक्ट में जब आप क्या डालेंगे, एक सब्सटेंस है, इसको एक्स गेल कहते हैं। ये एक तरह का क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे आप डालोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लू कलर कॉलोनी एपियस, मतलब ये है कि एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एक्स गेल को कहते हैं, बताओ, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं इसको। जैसे ही डालेंगे आप इसमें एक्स गेल, और ये अगर बना रहेगा पहले से, तो पूरा का पूरा कॉलोनी आपका ब्लू कलर का हो जाता है,
ये तभी बनेगा जब एंड प्रोडक्ट बनेगा. एंड प्रोडक्ट विल रिएक्ट विद एक्स गैल. एक्स गैल इज कॉल्ड chromogenic substance and blue color colony appears. ये नॉर्मल होता है. देखो अभी रुक जाओ, अभी मैं इंसर्ट की बात नहीं कर रहा. अभी ये समझ में आ गया सबको पहले? अभी मैं इंसर्ट की बात नहीं कर रहा, ये समझ में आया सबको पहले? अब देखो, यहां देखो, अब क्या करो आप देखिए. अब मान लो ये पहला आपका टास्क था. दूसरा देखिए, ये मान लो आपका प्लाज्मिड है. देखिए ये बैक्टीरिया देखो, ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका मेन जीनोम है. देखो अब क्या करना है देखिए, इसके जेड वाले पार्ट को देखो, जेड वाई ए तो है ना यहाँ पे. अब क्या करो, इसके जेड को हटा दो यहां से. देखो जेड को पहुंचा दो यहां पे प्लाज्मिड में. देखो ये यहां पहुंचा दे रहे. ये क्या है बताओ इसका? लैक जेड जीन कहता है. ये कहां पहुंच गया? आपके प्लाज्मिड में. ये प्लाज्मिड देखो, तो यहां से जेड को हटाकर हमने यहां डाल दिया. अब इसके पास जेड अवेलेबल नहीं है, वाई है और ए भी है, बट जेड वहां नहीं है. कलर इंपार्ट करता है. क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वो होता है जो कलर इंपार्ट करता है. ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का ये रिएजेंट है जिसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है. लैक्टोज के एंड प्रोडक्ट से रिएक्ट करता है. अब मुझे बताओ, इस जेड को हटाकर हमने यहां डाल दिया. देखो प्लाज्मिड में लैक जेड यहां पहुंच गया. अब मुझे बताओ, अगर आप इसमें लैक्टोज डालेंगे, अगर इसमें लैक्टोज डालेंगे तो एंड प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? क्वेश्चन आपके लिए है. जेड वहां नहीं है अवेलेबल. जेड कहां पहुंच गया है? प्लाज्मिड के पास. क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या लैक्टोज मेटाबोलाइज होगा या नहीं? तीशा, नो. दीप, व्हाट इज योर आंसर? हाँ भाई साहब, मिस्टर दीप बताइए. नो. अच्छा बताओ, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होता है. प्लाज्मिड के जितने जीन्स होते हैं वो भी ट्रांसलेट करता है, पता है आपको? तो दिक्कत क्या है? अरे अब मुझे बताओ, यही तो होगा कि वन यहां से आएगा इंजाइम, दो यहां से आएगा, थर्ड यहां से आएगा. क्या प्रॉब्लम है? अरे इंजाइम तो तीनों बनेगा ना. मतलब ये है कि लैक्टोज अभी भी क्या बनाएगा बताओ? ये बनाएगा अपना एंड प्रोडक्ट. क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे E1 भी आएगा, E2 भी आएगा और E3 भी आएगा. आएगा ना? तीनों आएगा ना यहाँ पर. अरे E1 तो E1 यहां से आएगा, प्लाज्मिड वाले पार्ट से आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप डालेंगे एक्स गैल, फिर क्या बनेगा? ब्लू कलर कॉलोनी. बनेगा ना? हाँ. अब देखो, तो ये फर्स्ट डायग्राम था, ये सेकंड डायग्राम है. अब मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूं. देखिए यहाँ पर देखो, थर्ड डायग्राम देखिए यहाँ पर. अब ये देखो, देखो Y है, AB है,
और यहां पर हमने डाल दिया जेड जीन आपका है। और देखो अब मान लो ऐसा कि यहां पे इंसर्ट आपका चला गया है। ये क्या चला गया बताओ? आपका इंसर्ट जेड वाले पार्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे आप? जेड के जाने के बाद, इंसर्ट के जाने के बाद एक टर्म यूज करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ लेक जेड जीन। अब आप बताइए, इसमें डालो लैक्टोज, तो लैक्टोज में E1 अब नहीं बनेगा और E2 बनेगा, E3 भी बनेगा, लेकिन E1 तो नहीं बन रहा ना। E1 का बनना खत्म हो गया ना, E1 नहीं बनेगा क्योंकि E1 के जगह पे क्या चला गया है? इंसर्ट चला गया है। यस, तो क्या होगा? नो एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। और अगर आप इसमें डालेंगे एक्स डेल नो ब्लू कलर कॉलोनी, अगर ब्लू कलर कॉलोनी आ जाता इंसर्ट के डालने के बाद भी, मतलब आपका वो रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं है, तो क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लेक जेड जीन। तो ये एक आसान सा टास्क है, देखो इसको डायरेक्ट विजुअल सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं, टू डिस्टिंग्विश recombinant from non-recombinant, recombinant from non-recombinant। और ये आसान टास्क है, ये ज्यादा बेटर है। देखो एनसीईआरटी के दूसरे पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द टू डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मीडियम इज ए कंबरसम टास्क। नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी के दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वो पीवीआर खत्म हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है कि दो अलग अलग एंटीबायोटिक्स को यूज करना ये एक कंबरसम टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। तो ये ज्यादा बेटर टेक्निक है, देखो कि आप सीधा देखकर बता सकते हैं कि अगर आपका रिकॉम्बिनेंट बन चुका है वो, तो कलर चेंज नहीं करेगा उसका। और अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है तो कॉलोनी का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू कलर कॉलोनी का मतलब होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। और अगर वो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं बना, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया बताओ? वो हो गया सक्सेसफुल। आप जो करना चाहते थे वो हो गया। तो ये जो यहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग एंजाइम है, ये यहां क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया यहां पर सिलेक्टेबल। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सिलेक्टेबल मार्कर का पूरा जो काम करता है वो ये बीटा वाला करता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करते हैं। कॉन्गो क्या होता है? कॉन्गो हाँ जी बच्चे, ठीक है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन किसके लिए? अरे फॉर व्हाट? मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया इसलिए? ओके चलिए ठीक है। तो ये अब आपको उस एनसीईआरटी का जो दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़िए आप 2 मिनट के लिए जल्दी से। जितने स्टूडेंट हैं जिनके पास एनसीईआरटी किताब है वो 2 मिनट पढ़ लो। ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म्ड मीन्स, ब्लू कलर
कॉलोनी बनने का मतलब है कि आपका एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया, आप बैठ के रो रहे हैं फिर। अगर वो नीला हो गया तो आप पीले हो गए फिर से, मतलब आपको उदासी छा गई आपके ऊपर, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। ब्लू कलर ना आना ये आपके लिए सक्सेसफुल है। कंक्लूजन यही है, इफ वी गेट ब्लू कलर कॉलोनी आफ्टर एडिंग एक्स गेल, इट मीन्स हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पे जेड जीन है, इसमें इंसर्ट चला गया तो ये जीन तो बेकार हो गया ना। ये जो जेड जीन है जो इंजाइम इवन कोड कर रहा था वो बेकार हो गया। तो देखो लिखा हुआ ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लेग जेड जीन हो गया। आफ्टर एडिंग इंसर्ट वो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। किसका, लेग जेड जीन का। तो इवन नहीं बनेगा, और इवन नहीं बनेगा तो E2 E3 बन भी गया तो क्या फायदा, 1 2 3 तो तीनों नहीं बना ना, तो एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो लैक्टोज डाल दिया आपने इसमें तो इवन तो बना नहीं यहाँ पर, तो नो एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। और तब इसमें एक्स गेल डालेंगे आप तो क्या होगा, नो ब्लू कलर कॉलोनी। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ गया? यस, इंसर्शनल के बाद रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की बात करेंगे हम। कंबर्सन मींस डिफिकल्ट टास्क। अरे कंबर्सन इंग्लिश का वर्ड है बच्चे। हाँ, ब्लू कलर अगर आएगा तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है। अरे ब्लू कलर आ गया तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा ना। ब्लू कलर नहीं आने का मतलब है कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, आपका जो इंसर्ट था वो चला गया है जहां भेजना चाहते हैं उसको। समझ में आ गया बच्चों सबको? एनसीईआरटी पढ़ लिया आप लोगों ने सबने? ब्लू कलर कॉलोनी मीन्स नो रिकॉम्बिनेंट। यस, ब्लू कलर कॉलोनी मीन्स नो रिकॉम्बिनेंट। लैंग्वेज समझ में आ गया सबको? क्यों, हर्षित क्या कर रहा है? He is a very silent guy, very innocent guy. Why you want to remove? कहाँ मैसेज लिख रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ भाई हर्षित, देखो तुम्हारे ऊपर कुछ उंगलियां उठ रही हैं। कौन लिख रहा है? अच्छा, एक फेक हर्षित भी है? हर्षित मच्छर के नाम से? अच्छा, चला गया वो। ओके, चलिए ठीक है। तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ में आ गया सबको? एनसीईआरटी में जो लिखा गया है समझ में आ गया सबको? ओके, चलिए अब देखो, तो इसको मिटा दूं अब यहां पर। इसको मिटा दूं यहां से अब? सबने लिख लिया? ओके चलिए, अब देखो एक इसमें तीसरा वेक्टर है, इसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसे सटल वेक्टर भी कहा जाता है। This plasmid is obtained from a
बैक्टीरिया, नाम है उसका एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। क्या पूरा स्पेलिंग? एग्रो ट्यूमिफिशियंस, ट्यूमी FACIENS। ठीक है, ये नाम है बैक्टीरिया का, विच कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। इन डाइकॉट, ये देखो कौन सा प्लांट लिखा हुआ है, डाइकॉट या मोनोकॉट, आई थिंक क्या लिखा हुआ देखो डाइकॉट्स में। ओके, इन डाइकॉट प्लांट्स एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, देखो ये एक प्लांट है देखो, और इस प्लांट पे अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो ये रूट वाले पार्ट में देखो इस तरह का एक ट्यूमर जैसा ग्रोथ हो जाता है देखो, और ये प्लांट का डेथ हो जाता है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ कहते हैं देखो इसको। अब देखो ये यूनिक चीज है कि ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ये होता है प्रो कैरियोटिक ऑरिजिन का होता है, एंड इट इज एबल टू infect the eukaryotic cells, और इसीलिए इसको सेटल वेक्टर भी कहा जाता है देखो। खुद ये सेटल वेक्टर एक ऐसा प्लाज्मिड, देखो टीआई प्लाज्मिड का अगर ओरिजिन पूछा जाए तो ये प्रोकार्योट से होता है, ये बैक्टीरिया से आता है, बट इट हैज टेंडेंसी टू ट्रांसफर इन यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ये देखो इस प्लाज्मिड की खासियत क्या होती है, दिस प्लाज्मिड कंटेन्स टू ORI, one for prokaryotic, one for prokaryotes, and another for eukaryotic cells. तभी तो ये यूकारियोट में जाएगा, वहां पे अपने जीन को ये ट्रांसफर करता है, ट्यूमर जैसा ग्रोथ क्रिएट करेगा और प्लांट का डेथ हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब ये है एक ऐसा प्लाज्मिड जो आता है प्रोकारियोट से, और इसका इन्फेक्शन कहां पे होता है बताओ? यूकारियोट्स में, क्योंकि प्लांट तो यूकारियोट्स ही होगा। समझ में आ गया? तो देखो अब हमारा टास्क क्या है, देखिए यहां पर तो देखो कहते हैं क्या, आइसोलेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, और इसमें क्या देखा गया कि इस प्लाज्मिड की खासियत क्या है, देखिए इस प्लाज्मिड में देखो दोनों एंड पे एक टीडीएनए होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफर डीएनए, और बीच में देखो ये यहां से यहां तक ये वायलेंट जीन है, देखो वायलेंट जीन कहते हैं, ये यहां भी टी होता है देखो। ये जीन वो होता है which you know which
enters in plant genome and destroy the plant. समझ में आ गया बच्चों? तो इसका जो टॉक्सिक, जो इसका बेकार का पार्ट है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है, वो वायलेंट जीन की वजह से होता है, जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो, अपने जीन को, इस जीन को ट्रांसफर करने का कैपेसिटी टी के पास होता है। जो ट्रांसफर डीएनए होता है, it has capability to attach the virulent genes with the plant genes. ये इस डीएनए की वजह से होता है। ये तो ट्रांसफर करने के लिए होता है वायलेंट जीन को प्लांट के सेल्स के अंदर, और प्लांट का डेथ जो होता है वो वायलेंट जीन की वजह से होता है। वीर जीन भी कहते हैं, देखो इसको, इसे वीर जीन भी कहते हैं, VIR, वीर जीन भी कहते हैं इसको। समझ में आ गया? अब देखो आपको करना क्या है, यहां पर मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है, मान लो ये बैक्टीरिया है ना? इस बैक्टीरिया में मान लो ये प्लाज्मिड है ऐसा, और इस प्लाज्मिड में देखो, जहां पर टी का पार्ट है वो रहने दीजिए इसको, देखो जो टी का पार्ट है वो रहने दो, और इसमें डाल दो अपने इंसर्ट को। देखिए डिजायरेबल जीन है, देखो ये अब देखो ये हमारा इंसर्ट है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेंट, ये एक ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है। ये कैसे हुआ देखो, तो ये हुआ रिमूवल कहते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया बताओ? रिमूवल ऑफ वीर जीन, इसको हटा दीजिए, एंड एडिशन ऑफ क्या बताओ? इंसर्ट। दोनों तरफ टी होता है, इधर भी टी है, इधर भी टी होता है। तो समझ में आ गया ये क्या करना है आपको? उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का जो वायलेंट जीन है उसको हटा दो वहां से, और इसमें क्या डाल दो? अपने डिजायरेबल डीएनए को, जिसे आप प्लांट में डालना चाहते हैं, जिसे आप प्लांट में डालना चाहते हैं, वो जीन वहां डाल दीजिए आप उस प्लाज्मिड के अंदर। और क्या बोलेंगे देखो, अब इस वेक्टर का नाम क्या बताओ? इस वेक्टर का नाम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर कहते हैं। देखो इसको डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड क्यों बताओ? ये डिसआर्म्ड क्यों है? क्योंकि आपने इसके वायलेंट जीन को हटा दिया है। इसका जो हथियार था, इसका जो वेपन था, वो आपने हटा दिया, और उसमें वो डाल दिया जो आप डालना चाहते हैं प्लांट के अंदर। हाँ, अब यस, ये अब प्लांट के अंदर एंटर तो करा देगा आपके जीन्स को, लेकिन प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देखो सेल्स के तो जाएगा ही ना प्लांट। अब देखो क्या करना है, देखिए यहां पर देखो, अब मान लो ये एक प्लांट है, ये एक डाइकॉट प्लांट है, और इस प्लांट को हमने अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से क्या करा दिया? देखो इसको इन्फेक्ट कराया, और इसमें देखो हमारे पास ये टी अवेलेबल है, और ये साथ में देखो यहां पर क्या बताओ, आपका इंसर्ट भी है। देखो ये हमारा एक
ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी है। ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है, और इसको हमने क्या करा दिया, दिखाओ, ये करा दिया नेचुरली इन्फेक्ट करा दिया। नेचुरली क्या करा दिया हमने, इन्फेक्ट। तो क्या होगा बताओ, ये एक ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये। अब आपका ये जो जीन है ये प्लांट के सेल्स में पहुंच गया। देखिए ये हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट इन प्लांट सेल। और बताओ अगर ये इंसर्ट यहां पहुंच गया तो इस इंसर्ट का जब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। तो देखो ये क्या बनेगा आपका, डिजायरेबल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट है इन प्लांट। मतलब ये प्लांट आपके लिए एक क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फैक्ट्री हो गया। देखिए आपके लिए जो पेप्टाइड आप बनाना चाहते थे उस पेप्टाइड को प्लांट बना रहा है आपके लिए। देखिए अब यहां पर कितना बढ़िया काम है ये। जो फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं आप, वही प्रोटीन, वो पेप्टाइड तो आपके लिए प्लांट तैयार कर रहा है, क्योंकि वो जीन वहां चला गया है, डिजायरेबल डीएनए वहां पहुंच गया है। उस जीन का जब वहां क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो वो आपके लिए क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट जिसके लिए जीन्स आपने डाला था किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के प्लाज्मिड में। और इसीलिए इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं इसको। इसे नेचुरल जेनेटिक, अरे ये ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट हो गया ना। ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम का, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि यहां देखो इंसर्ट अवेलेबल है। और उसको आप अब प्लांट में जाने दीजिए, जाओ तुम प्लांट के पास, प्लांट में चला जाएगा, वो इन्फेक्शन भी करेगा लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। डिजीज कॉज क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि आपने उसके आर्म्स को, आपने उसके हथियार को काट करके वहां आपने इंसर्ट डाल दिया है अपना। यस, वायलेंट जीन वहां अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया सबको? हाँ, मॉलिक्यूलर फैक्ट्री का मतलब समझ में आ गया कि जो काम फैक्ट्री में होता है, देखो जो चीज, जिस प्रोटीन को आप, जिस पेप्टाइड को आप फैक्ट्री में बनाना चाहते हैं, वो प्लांट आपके लिए बना रहा है। अब कई सारे ऐसे पेप्टाइड हैं जो एनिमल यूज में आता है, उसका फॉर्मेशन प्लांट करता है। देखो बस करना क्या था, उसके जीन्स को वहां पहुंचाना था। क्योंकि आप भी यूकारियोट्स हैं, प्लांट भी यूकारियोट्स होता है, ऑलमोस्ट मैकेनिज्म तो वही होता है ना, ट्रांसक्राइब करने का, ट्रांसलेट करने का। जीन्स अगर पहुंच गया वहां पर, तो वहां पर वो ट्रांसक्राइब भी होगा, ट्रांसलेट भी होगा। अरे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तभी तो बनेगा पेप्टाइड, प्रोटीन तभी तो बनेगा। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? तो जब प्लांट आपके लिए आपके प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करे, जब एक प्लांट आपके लिए आपके प्रोडक्ट को बनाए, आपके जीन्स को ट्रांसलेट करे, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। और आज के टाइम पर टोबैको के प्लांट में, टोमेटो के प्लांट में, पोटैटो के प्लांट में बहुत सारे ऐसे जीन्स एक्सप्रेस करवाए जा रहे हैं जिसका प्रोटीन हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। ब्रेसिका में, ब्रेसिका नेपस, जानते हैं प्लांट का नाम? ब्रेसिका नेपस में जानते हैं, उसमें प्रोटीन बनाया जाता है।
जो एंटीकोगुलेंट है। ब्रेसिका नेपस एक प्लांट है जिसमें हिरुडीन का जीन डाल देते हैं इसी एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से, और वो प्लांट आपके लिए बना रहा है हिरुडीन। देखो कितना बढ़िया बात है। तो एग्जाम्पल लिख लेना, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका प्लांट का नाम देखो क्या है, ब्रेसिका नेपस कहता है। It synthesizes hirudine by the use of TI plasmid. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, मिटाऊं इसको अब। हाँ, सबने लिख लिया इसको। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना, लैंग्वेज में बहुत कुछ दिक्कत आएगा। By the use of Brassica nepus, by the use of TI plasmid, by the use of TI plasmid. तो लैंग्वेज में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। आप डायग्राम के थ्रू चलेंगे ना तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, सब समझ में आ जाएगा। ब्रेसिका नेपस ये बनाता है, हिरुडीन लिखा हुआ है ना, हिरुडीन जो एंटीकोगुलेंट है। हिरुडीन एक प्रोटीन होता है, पेप्टाइड होता है, ये प्लांट बनाता है। वैसे तो जानते लीच में बनता है ये, अरे ये तो लीचेज में बनता है ना, हिरुडीन में। हाँ जी, ये चैप्टर एक्सपेरिमेंटल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको मिटाऊं अब यहां से। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। अब देखो इसमें अब जो नेक्स्ट वेक्टर का नाम है देखो, वो है रेट्रोवायरस। यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल्स। देखो जैसे SV40 कहते हैं, सिमियन वायरस 40 होता है, एवं पैपिलोमा वायरस भी होता है। पैपिलोमा वायरस वगैरह भी यूज करते हैं इसके लिए, एडिनो वायरस भी होता है। देखो इस वायरस में भी होता है क्या, देखो देखो एक्चुअली क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये एक रेट्रो वायरस है। इस वायरस का जीनोम जो होता है ना, देखो इसका जो जीनोम होता है, इसके जीनोम में क्या देखेंगे आप, इसको आप बाहर करके देखोगे ना, देखो इसमें दोनों एंड पे एक यूनिक सीक्वेंस, इसको LTR कहते हैं। LTR होता है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट कहते हैं। LTR सीक्वेंस होता है, LTR सीक्वेंस कहता है। LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट कहा जाता है इसको। और इसके बीच में देखो एक जीन है, देखो इसमें एक और होता है, गैग होता है, पोल होता है, ये सब नाम है, ENV होता है, और एक SRC जीन कहते हैं, SRC जीन। ये जो गैग पोल ENV होता है, यूज टू मेक न्यू कॉपी इन द होस्ट सेल। और ये जो SRC है इसे कहते हैं कैंसर कॉजिंग जीन, इसे कैंसर कॉजिंग जीन कहते हैं SRC को।
LTR का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट कहा जाता है इसको। ये सीक्वेंस होता है जो अटैचमेंट में यूज होता है। ये जीनोम को कहीं और अटैच करने में हेल्प करता है। गैग पोल ENV, ये जो जीन्स होते हैं ये वायरस का जीन है जिसकी वजह से वो होस्ट सेल में नए कॉपी बनाता है अपने। और देखो SRC जीन ये कैंसर कॉजिंग होता है। तो देखो क्या करना है आपको यहां पर, ये देखिए आपका टास्क पूरा हो गया। ये देखिए आप LTR रहने दीजिए दोनों तरफ। LTR यहां भी है, LTR यहां भी है। गैग पोल ENV भी रहने दे दो। गैग भी है, पोल भी है, ENV भी है। यहां पे डाल दो अपने इंसर्ट को। ये देखिए ये डाल दिया हमने इंसर्ट। अब ये एक रिकॉम्बिनेंट बन गया। देखो ये आपका डिसआर्म्ड हो गया। देखो और इसे वापस आप डाल दिए। देखो इसे वापस डाल दीजिए यहां पर। ये क्या हो गया, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेंट वायरस हो गया। देखो ये ट्रांसफॉर्म वायरस कहते हैं। देखो और इस वायरस को इन्फेक्ट विथ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स या नॉर्मल एनिमल सेल्स कहते हैं। तो क्या होगा बताओ कि आपका जो अब डिजायर्ड DNA है, इंसर्ट जो है वो कहां पहुंच जाएगा, आपके एनिमल सेल्स में। तो याद रखिएगा जीन थेरेपी में रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है। ह्यूमन जीन थेरेपी में रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं, यूज इन ह्यूमन जीन थेरेपी। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया सबको? तो रेट्रोवायरस भी यूज होता है एज ए वेक्टर, एज ए डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में टर्म। LTR कहते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट होता है। ये सीक्वेंस होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, जो वायरस के जीनोम को दूसरे के जीनोम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है, इसको LTR कहते हैं। बेटा ह्यूमन जीन थेरेपी का फायदा मैं बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, जहां पे एप्लीकेशन है इसका। अरे डिसआर्म्ड हो गया ना, उसका जो कैंसर कॉजिंग जीन था हटा दिया उसको। जो कैंसर कॉजिंग जीन था वो हट गया ना, तो डिसआर्म्ड हो गया। समझ में आ गया बच्चों? LTR अटैचमेंट के लिए होता है। LTR का यूज होता है दूसरे के सेल्स के साथ उसके जीनोम में, वायरस के जीनोम को चिपकाने के लिए होता है, अटैच करने के लिए होता है। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट की वजह से ही वायरस अपने जीनोम को होस्ट सेल के जीनोम के साथ अटैच करता है। समझ में आ गया? With the help of LTR only, viruses attaches their genome with the host cell genome. ठीक है बच्चों? तो आज वैसे अब 1:45 क्लास हो गई है। आज मेरा वैसे जन्मदिन भी है, तो अब आज मैं 15 मिनट का पहले छुट्टी दे रहा हूँ आपको। अब मैं भी पार्टी करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए एंजॉय योर टाइम। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर, 7 बजे कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे। चलिए सी यू टुमारो। हाँ पार्टी अब आएंगे करनाल तो पार्टी होगी फिर। ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो आपको बताया गया है ये सबको समझ में आ गया?
एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार जाकर फिर से एक बार ध्यान से, थोड़ा कूल दिमाग से डायग्राम देखना, एनसीईआरटी पढ़ना। चलिए, ओके, टेक केयर। हाँ बेटा, पिछले साल का अब सब मिलाकर डॉक्टर बनने के बाद पार्टी करेंगे।